वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। कन्वर्टर्स में हम लोग रेक्टिफायर देख रहे थे और फुल वेव रेक्टिफायर में सबसे पहला हमने देखा था मिड पॉइंट। लेकिन मिड पॉइंट में एक जो डिसएडवांटेज था वो ये था कि कॉस्टली था। कॉस्टली क्यों था? क्योंकि उसमें एक तो ट्रांसफार्मर हम लोग यूज कर रहे थे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर डबल टर्न वाला, और दूसरा एक और डिसएडवांटेज था कि जो जो थायरिस्टर्स थे रिवर्स बाइस्ड केस में उनके क्रॉस वोल्टेज ट्वाइस द मैक्सिमम हो जाता, सप्लाई वोल्टेज का ट्वाइस हो जाता था। तो उसके कारण वैसे थायरिस्टर्स लेने पड़ रहे थे जिनकी PIV रेटिंग, पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग, सप्लाई वोल्टेज के 2 टाइम्स हो, तो वो कॉस्टली एक मैटर हो रहा था। तो इन सब डिमेरिट्स को दूर करते हुए एक नया फुल्ली कंट्रोल्ड फुल वेव रेक्टिफायर डिजाइन हुआ जिसको कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। इसमें कॉस्ट मिड पॉइंट के कंपैरिजन में बस ये बढ़ा है कि मिड पॉइंट में 2 थायरिस्टर्स थे, यहाँ पर आपको 4 थायरिस्टर का इस्तेमाल है ना, 1 2 3 4 4 थायरिस्टर्स लेंगे। लेकिन ये चारों थायरिस्टर्स की जो PIV वैल्यू है वो सप्लाई वोल्टेज के मैक्सिमम के ही इतनी होगी, ट्वाइस वाला मैटर नहीं है यहाँ पर। एक फायदा। दूसरा फायदा, कोई ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं है ना, कोई ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं, सीधे अपने आप होगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को देखना है कि ये जो ब्रिज कन्वर्टर है या ब्रिज रेक्टिफायर है ये कैसे AC को DC में कन्वर्ट करता है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन करता है। मतलब पॉजिटिव हाफ को भी देगा लोड को और नेगेटिव हाफ को भी देगा लोड को। ये कैसे करता है काम, और आप इसका अगर वर्किंग समझ जाएंगे तो आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और उसके बाद वेव फॉर्म भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला हमने केस लिया है वो रेजिस्टिव लोड के साथ लिया है। हालांकि आपको पता ही है कोई भी लोड प्योरली रेजिस्टिव नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ इंडक्टेंस होता है, लेकिन जो कि आपके सिलेबस में है प्योरली रेजिस्टिव लोड पढ़ना, तो इसलिए लिए। एक्चुअली में जितने भी टाइप के कन्वर्टर्स हैं उनको मेनली 2 तरह की लोड से हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है RL लोड और एक होता है RLE लोड। अब RLE लोड क्या होता है? जैसे मोटर अगर है, जैसे मान लीजिए DC मोटर है जिसको कि आपको सप्लाई देना है, DC सप्लाई देना है, और आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ आपके पास सिंगल फेज AC अवेलेबल है, तो आप उसको क्या कर रहे हैं कि इस ब्रिज के मदद से कंट्रोल, मतलब आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करके आप मोटर को देना चाह रहे हैं। समझ रहे बात? मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने के लिए उसके आउटपुट वोल्टेज को, मतलब मोटर को जो वोल्टेज मिलेगा, इसका आउटपुट मतलब लोड को जो मिल रहा है, तो लोड को जो वोल्टेज मिलेगा उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम लोग थायरिस्टर यूज करें। अगर थायरिस्टर की जगह हम पावर डायोड्स यूज करें तो भी AC से DC में कन्वर्ट होगा और मोटर को मिलेगा, लेकिन वो कांस्टेंट वोल्टेज होगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको आप वैरी नहीं कर सकते हैं। पावर डायोड अगर यूज करेंगे तो आप मोटर को कंट्रोल्ड इनपुट नहीं दे सकते हैं, कांस्टेंट इनपुट दे सकते हैं। लेकिन अगर आप थायरिस्टर यूज करेंगे तो चूंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है कि हम लोग अल्फा की वैल्यू को चेंज करके इसके कंडक्शन के टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं, तो जब आप थायरिस्टर यूज करेंगे तो आप DC तो दे ही रहे हैं जो कि डायोड देता, बट यू हैव एन एडिशनल एडवांटेज, यू कैन ऑल्सो कंट्रोल द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस DC वोल्टेज जो आप मोटर को दे रहे हैं। ठीक है, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, जब मोटर आता है तो हम लोग को पता है कि मोटर में RB है, वाइंडिंग में LB है और एक बैक EMF भी है। बैक EMF होता है ना, DC मशीन, आप याद होगा आपको कि EA एक बैक सप्लाई वोल्टेज देते थे और EA आर्मेचर का इंड्यूस्ड EMF एक बैक EMF आता था। तो जनरली जो होता है, मतलब जो एनालिसिस होती है वो एक तो RL लोड की होती है जो सिंपल इंडक्टिव लोड है उसके लिए, और एक RLE लोड के लिए होती है। लेकिन RLE लोड आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, आपको R लोड दिया गया और RL लोड दिया गया। तो R लोड हम लोग देखते हैं, हालांकि आप ये समझिए प्रैक्टिकली R कोई होता नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ
मतलब प्रैक्टिकली क्या होगा, सिंपल एक रजिस्टर होगा, वही होगा। बाकी जितने भी प्रैक्टिकल लोड्स हैं, चाहे आप फैन को ले लो, चाहे आप इंडक्शन चूल्हा को ले लो, या आप कोई भी कॉइल ले लो, तो इंडक्टेंस तो होगा ही। खैर अभी आपको पहले देखना है रेजिस्टिव लोड। सर्किट देखिए, इसका सर्किट इसका बहुत सिंपल है। 4 डायोड 4 थायरिस्टर्स आपको यूज करने हैं इस तरह से। T1 नेमिंग क्यों किया गया है, T1 या T2 क्यों नहीं, आप समझ जाएंगे। T1 T3 T4 और T2, ठीक है। इनके क्रॉस वोल्टेज VT1 VT2 VT3। अब जो सप्लाई है इसका एक टर्मिनल कनेक्टेड है VT1 और VT4 से, और दूसरा टर्मिनल कनेक्टेड है VT3 और T3 और T2 से। और फिर इन दोनों से कॉमन किया है लोड को। लोड से जो करंट है वो है I आउटपुट, लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है वो है V आउटपुट, और यहाँ पे सोर्स वोल्टेज जो है VS, सप्लाई करंट IS, लोड करंट I0। ओके, अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कैसे इसका वर्किंग है। आइए सबसे पहले देखते हैं टाइम इंटरवल केस 1 आप कर सकते हैं, या है ना। सबसे पहले देखते हैं 0 से अल्फा के बीच में। 0 से अल्फा के बीच में, ये 0 है, ये अल्फा है, 0 से अल्फा के बीच में। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि कई सारा चीज करना था, इसलिए यहाँ पे हम गेट का जो बनाना होता है ना, गेट का भी बनाते हैं ना, वो यहाँ पे मिस हो गया है, ठीक है। तो वो आप खुद से भी कर सकते हैं, जगह की कमी थी, इसको ऐसा करते तो होता, लेकिन वो कैमरा के फ्रेम से बाहर हो जाता, तो इसलिए थोड़ा सा ये हुआ है। बाकी आपको हम बता देंगे कब क्या होगा। देखिए, तो 0 से अल्फा के बीच में, 0 से अल्फा के बीच में, 0 से जैसे ही सप्लाई आगे बढ़ेगा, सप्लाई है पॉजिटिव, तो हम इसको ऐसा ले सकते हैं कि यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ले सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब समझने के लिए कि कौन कौन सा थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस होगा, कौन कौन सा रिवर्स बायस होगा, क्या होगा, उसके लिए हम लोग इसको हटा के सिंपल इस फॉर्म में सबको पहले कर लेते हैं। देखिए, तो ये है स्थिति। अब देखिए जरा, अगर हम जैसे ये VS है माइनस प्लस, अगर हम यहां के वोल्टेज को 0 वोल्ट माने, और 0 वोल्ट मानने से पहले आप जरा देखिए, ये टर्मिनल प्लस है और ये टर्मिनल माइनस है। अभी हम लोग 0 से अल्फा के बीच की बात कर रहे हैं, ये प्लस है, ये माइनस है। अब देखिए, ये प्लस जो है ये T1 के प्लस से कनेक्टेड है, तो हम लोग को पता है कि अगर डायोड का या थायरिस्टर का जो P पार्ट है वो अगर पॉजिटिव से कनेक्टेड हो, N पार्ट जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड हो, तो ये फॉरवर्ड बायस होता है। तो इसका जो प्लस है ये किससे कनेक्टेड है, T1 के P पार्ट से कनेक्टेड है, तो T1 जो होगा वो आपका फॉरवर्ड बायस स्टेट में होगा, ठीक है। सिमिलरली ये जो पॉजिटिव है ये T4 के एक्चुअली क्या वोल्टेज है वो देखेंगे, लेकिन अभी आप पहले ये समझिए कि कौन कौन फॉरवर्ड बायस है, कौन कौन रिवर्स बायस है। तो चूंकि P जो है वो इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है, P पार्ट से कनेक्टेड है, तो ये पॉजिटिव जो है तो इसके P से कनेक्टेड है, इसलिए ये होगा फॉरवर्ड बायस। अब यही जो प्लस है यही तो यहां भी कनेक्टेड है, T4 के माइनस से कौन कनेक्टेड है, प्लस, तो T4 क्या होगा, रिवर्स बायस। सिमिलरली जो नेगेटिव है वो T2 के नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो T2 के नेगेटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव से अगर नेगेटिव कनेक्टेड है तो इसका मतलब फॉरवर्ड बायस, मतलब T2 फॉरवर्ड बायस, यानी कि T1 आपका एक फॉरवर्ड बायस है, T4 रिवर्स बायस है, T2 फॉरवर्ड बायस है, और नेगेटिव T3 के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो T3 क्या है, रिवर्स बायस है। तो पहले तो आपको ये पता चल गया कि कौन कौन से जो टर्मिनल होंगे, कौन कौन से थायरिस्टर जो होंगे वो फॉरवर्ड बायस होंगे, और कौन कौन से थायरिस्टर जो होंगे वो रिवर्स बायस होंगे। अब जरा देखिए वोल्टेज पे आते हैं, जरा ध्यान दीजिए। अगर हम यहाँ के वोल्टेज को 0 वोल्ट मान लें, हालांकि ये कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि ये जो बीच का वोल्टेज है VS, ये क्या, इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट के कंपैरिजन में इस पॉइंट का वोल्टेज VS ज्यादा है। लेकिन अगर हम इसको 0 मान लें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, VS हो जाएगा, मतलब सप्लाई वोल्टेज के जैसा। हम यहाँ पर कोई वैल्यू इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि सप्लाई वोल्टेज चेंज कर रहा है,
इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम यहाँ 0 ले लिए, यहाँ VS ले लिए। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ VS होगा तो यहाँ भी VS होगा, इस टर्मिनल पे भी VS होगा, ये फॉरवर्ड बायस है, यहाँ पे VS है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कुछ कह नहीं सकते हैं, 0 मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ का वोल्टेज 0 वोल्ट है, तो यहाँ क्या होगा 0 वोल्ट। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ 0 वोल्ट है तो यहाँ 0 वोल्ट। अच्छा यहाँ VS है तो यहाँ भी VS, यहाँ VS है तो यहाँ भी VS, मतलब T4 का जो थायरिस्टर 4 है इसका भी वोल्टेज किसके बराबर है, VS के बराबर है, लेकिन रिवर्स बायस्ड है ना। T1 का वोल्टेज VS है लेकिन फॉरवर्ड बायस में, और T4 पॉजिटिव के साथ है, और T4 का भी वोल्टेज VS है लेकिन रिवर्स बायस में, ठीक। अच्छा, और T2 का ये टर्मिनल 0 है और इस टर्मिनल का वोल्टेज कितना होगा कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये टर्मिनल इधर इससे कनेक्टेड है, इसका वोल्टेज नहीं पता, फिर इधर ये इससे कनेक्टेड है, इधर इसका भी वोल्टेज नहीं पता, इसका भी वोल्टेज नहीं पता। तो जिनका नहीं पता है वो सिर्फ एक वायर है, उनका वोल्टेज 0 वोल्ट हम समझ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि T2 और T3 इन दोनों का वोल्टेज इस पीरियड में 0 से अल्फा में T2 और T3 का वोल्टेज 0 रहेगा। हालांकि ये शॉर्ट नहीं है ना, वोल्टेज 0 का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि वायर हमेशा शॉर्ट रहे, है कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है ना, मान लीजिए बैटरी है, अब जैसे ये है, यहाँ 5 वोल्ट है, तब तो इन दोनों पॉइंट के बीच में 5 वोल्ट है। लेकिन अगर मान लीजिए ये पॉइंट बीच में कटा हुआ है, ये भी बीच में टूटा हुआ है, तब तो इन दोनों के बीच में 5 वोल्ट होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा 0 वोल्ट, समझ रहे। तो ये पॉइंट है। तो यहाँ 0 से अल्फा के केस में आप देख रहे हैं कि T1 की वैल्यू VS के बराबर है फॉरवर्ड बायस। तो T1 अगर बनाए, अच्छा क्या लोड को कोई सप्लाई मिल रहा होगा, ये फॉरवर्ड बायस है लेकिन अभी इसको हमने गेट सिग्नल नहीं दिया, तो ये V आउटपुट अभी क्या होगा 0 होगा, और V आउटपुट 0 तो I आउटपुट भी 0। VT1 VS के बराबर होगा, ठीक, ओके। VT2 क्या होगा 0 होगा। VT3 0, और VT4 रिवर्स बायस्ड और VS मतलब निगेटिव, उल्टा है, VS का उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि ये VS यहाँ पॉजिटिव है और ये इसके निगेटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव कर रहा है कि नहीं, बोलिए। तो जो VT4 जो होगा वो जो कि रिवर्स बायस्ड है, मतलब इसके क्रॉस रिवर्स वोल्टेज है VS के ही बराबर, तो इसका कुछ इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई 0 से अल्फा तक की। अल्फा पे हम क्या करते हैं कि थायरिस्टर 1 को और थायरिस्टर 2 को एक साथ गेट पल्स देते हैं। अब आप कहेंगे कि सर थायरिस्टर 2 के क्रॉस तो 0 वोल्टेज है, इसको गेट पल्स देने से क्या होगा, अभी आपको तुरंत इसके बारे में पता चलेगा, देखिएगा। देखिए, यानी कि अल्फा पे है ना, यहाँ पर अगर हम बीच में एक ये करें, आप समझ सकते हैं कि सपोज अगर ये लाइन जो है ना, या हम यहीं पे अगर बना दें बीच में ही, पूरा नहीं बनाएंगे, बस ये बनाना है, ठीक है, और फिर इधर बनाना है, इससे ज़्यादा कि कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये हम बना रहे हैं IG1 और कॉमा IG2, T1 और T2 दोनों को एक साथ पल्स देते हैं अल्फा पे, ठीक है, दोनों को एक साथ पल्स देते हैं अल्फा पे। अल्फा पे आप जैसे ही पल्स देंगे वैसे ही ये जो है, जो फॉरवर्ड बायस है ना, ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है, ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आकर के यहाँ इसको अपने आप को सॉल्व कर देगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ वोल्टेज VS है, अब ये शॉर्ट हो गया, तो यहाँ का भी वोल्टेज VS हो गया, यहाँ का भी वोल्टेज VS हो गया, ओके ना, यहाँ का भी वोल्टेज VS, यहाँ का भी वोल्टेज VS, यानी कि अल्फा पे अब देखिए VT3 का इस पॉइंट पे था 0 वोल्ट और यहाँ पर हो गया
Vs। तो अब ये भी क्या हो गया, अब ये भी रिवर्स बायस हो गया, रिवर्स बायस हो ही गया, और रिवर्स बायस हो गया और इसका वोल्टेज कितना हो गया रिवर्स बायस में, Vs के बराबर। अल्फा पे, अल्फा से पहले तक इसका वोल्टेज था 0, लेकिन अल्फा पे जैसे ही ये शॉर्ट हुआ यहाँ का वोल्टेज Vs यहाँ आ गया, तो T3 भी क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया, और वोल्टेज कितना हो गया Vs। यानी कि अल्फा पे T3 अगर ये है तो ये कुछ इस तरह से रिवर्स बायस हो गया, और T1 शॉर्ट हो गया। बाकी का क्या हुआ देखते हैं। अब देखिए ये 0 वोल्ट है यहां पे, और जैसे ही यहां पे Vs हुआ, अभी तो यहां ओपन है, ये रिवर्स बायस है, ये भी रिवर्स बायस है, अभी यहां ओपन है, यहां Vs है और ये ओपन है, तो ये यहां भी Vs आ जाएगा, ये ओपन है, यहां Vs है तो यहां भी Vs आ जाएगा, और जैसे ही यहां Vs आएगा, ये फॉरवर्ड बायस तो था ही, इसको वोल्टेज भी मिल जाएगा, और चूंकि हमने उसी टाइम पे गेट पल्स भी दे दिया है तो ये कंडक्ट भी करने लगेगा तुरंत अब्रप्टली। बात समझ आ रही है क्या हुआ, जैसे ही आपने इसको आपने गेट पल्स दिया, ठीक है ना, उससे जस्ट पहले ये ओपन था, ये भी था ओपन, जैसे आपने गेट पल्स दिया ये शॉर्ट हुआ, यहाँ का वोल्टेज Vs हुआ, इसके क्रॉस वोल्टेज Vs आ गया रिवर्स बायस में, ये Vs यहाँ आ गया, यहाँ आया तो इसने इसको फॉरवर्ड बायस तो था ही, फॉरवर्ड बायस किया, ज्यादा वोल्टेज आया, और गेट भी हमने उसी टाइम पर दिया है, तो ये क्लोज हो गया। और जैसे ही ये क्लोज हुआ तो करंट का रास्ता किधर से हो गया, ये इधर से ऐसे जाएगा लोड के थ्रू, इधर इधर, और फिर ऊपर तो जाएगा नहीं, ये रिवर्स बायस है ना, यहाँ Vs था, अब यहाँ 0 हो जाएगा, एक मिनट, और फिर इधर से रिटर्न, देखिए ये तो रिवर्स बायस है। अब देखिए जैसे ही ये कंडक्ट, जैसे ही इससे करंट फ्लो करना शुरू करेगा, ये शॉर्ट हुआ, वैसे ही पूरा का पूरा Vs तो इसके क्रॉस आ जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट हो गया है ना, तो यहाँ Vs, तो यहाँ पे सारा वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा, तो थोड़ी बस जस्ट वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स की बात है। जैसे ही आपने इसको गेट पल्स, दोनों को गेट पल्स दिया, वैसे ही ये शॉर्ट हुआ, यहाँ Vs आया, यहाँ Vs है, ये भी शॉर्ट हुआ, फिर तुरंत यहाँ का वोल्टेज 0 हो गया, है ना, और ये कंडक्ट करने लगा इस तरह से, ठीक है, लोड का वोल्टेज भी किसके बराबर हो गया, Vs के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो ये कंडीशन बनता है अल्फा पर, ये भी रिवर्स बायस Vs से, क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, और ये भी रिवर्स बायस, ठीक है। तो अल्फा से लेकर के अगर हम पाई तक की बात करें, यानी Vt2 तो 0 ही रह गया, वो फ्रैक्शन के लिए बढ़ेगा फिर घटेगा, उसको नहीं दिखाते हैं, Vt2 0 रह गया। अल्फा, अब ये स्थिति अल्फा से लेकर पाई तक यही स्थिति रहेगी। अब देखिए अल्फा पे, जस्ट अल्फा पे जो यहाँ सोर्स वोल्टेज है वही यहाँ आउटपुट के क्रॉस आएगा, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, और फिर लोड के जैसा, सोर्स के जैसा ये चलेगा। सिमिलरली आउटपुट करंट, ठीक है, Vt1, Vt2 it will remain short, Vt3 अब रिवर्स बायस है, Vs के जैसा चलेगा, ठीक है। Vt4 तो था ही ऑलरेडी और अभी भी रहेगा ऑलरेडी, है ना, अभी भी यहाँ 0 है, यहाँ Vs है, अभी भी ऐसे ही रहेगा, तो ये तो भाई थोड़ा सा नीचे बन रहा है, इससे थोड़ा सा ये हो रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से, और ये वैल्यू क्या होगी Vm, फिर ये Vm, इस तरह से आप समझ रहे हैं, ठीक है। ये स्थिति है अल्फा से लेकर के पाई तक की। अब पाई, अब क्या है, पाई के जस्ट बाद की बात करते हैं, है ना, अल्फा से पाई तक का आपने देख लिया, अब बात करते हैं एट पाई। पाई पे सप्लाई वोल्टेज 0, ये वैल्यू 0, सब वोल्टेज सब 0 हो गया, ठीक है, लोड का भी वोल्टेज 0 हो गया, ठीक है। पाई के जस्ट बाद इसकी पोलैरिटी चेंज होगी, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब जरा देखते हैं क्या होगा, क्योंकि सब कुछ 0 हो चुका है, एक बार फिर से देखते हैं कि क्या कंडीशन बनेगा।
पाई के बाद। अब देखिए जैसे ही पाई के बाद ये पोलैरिटी चेंज हुई तो अब यहां का वोल्टेज हो जाएगा Vs और यहां का वोल्टेज कितना हो जाएगा 0। ठीक है, यहां का वोल्टेज हो जाएगा Vs, यहां का वोल्टेज हो जाएगा 0। अब जरा सोचिए कौन कौन फॉरवर्ड बायस होगा, कौन कौन रिवर्स बायस। देखिए निगेटिव से T1 का पॉजिटिव कनेक्टेड है तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस। अच्छा, निगेटिव से T4 का निगेटिव कनेक्टेड है, निगेटिव से T4 का निगेटिव कनेक्टेड है तो ये क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। फिर पॉजिटिव से T3 का पॉजिटिव कनेक्टेड, पॉजिटिव है ना Vs, तो पॉजिटिव से T3 का पॉजिटिव कनेक्टेड है तो ये क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। और पॉजिटिव से T2 का नेगेटिव कनेक्टेड है तो ये क्या हो जाएगा रिवर्स बायस। तो अब सीन उल्टा हो गया है ना। अब आपको T3 और T4 फॉरवर्ड बायस हैं और T1 और T2 रिवर्स बायस हैं। अब हमें ये देखना है कि अब किस तरह से क्या होगा। तो देखिए पाई पर तो ये कंडीशन है, अब पाई के बाद पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में, पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में, जरा देखिए अब क्या है ये सिचुएशन है। अब देखिए जरा, अब ये पता करते हैं कि पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में इन सब का वोल्टेज क्या होगा। तो देखिए सिंपल, जैसे कि यहां का वोल्टेज Vs है ना, और यहां का वोल्टेज 0 है। अच्छा, ये 0 है, ये भी 0 है, ये Vs है, ये Vs। देखिए यहां Vs है तो Vt3 जो फॉरवर्ड बायस है उसके क्रॉस वोल्टेज कितना है Vs, यानी ट्रांजिस्टर 3 के क्रॉस फॉरवर्ड बायस में Vs चलेगा तो ये Vt3 ये इस तरह से चलेगा, बढ़ेगा। ठीक, ओके। अब आते हैं जरा, और T2 पे भी Vs है लेकिन रिवर्स बायस है T2 और नेगेटिव है, इसका मतलब T2 पे रिवर्स बायस में Vs चलेगा कुछ इस तरह से, जैसे पहले T4 हो रहा था। ओके, अब आते हैं जरा T1 पे। T1 के इस टर्मिनल पे 0 है, इस टर्मिनल का कुछ पता नहीं क्या होगा क्योंकि यहां पर तो Vs है लेकिन यहां क्या है नहीं पता है, यहां 0 है, यहां भी 0 है, यहां क्या है नहीं पता है। तो T1 का वोल्टेज हमको नहीं पता है तो इसको हम 0 मान के चलेंगे कि T1 यहां से यहां तक क्या रहेगा 0, और T2 भी 0 क्योंकि यहां पे 0 है, यहां का वोल्टेज हमको नहीं पता है तो T4 भी क्या होगा 0, कुछ इस तरह से। तो पाई से पाई प्लस अल्फा तक का ये स्टोरी है, और पाई प्लस अल्फा पे हम क्या करते हैं, अगर ये लाइन हम रखें है ना, IG3 और IG4, तो पाई प्लस अल्फा पे हम इन दोनों को पल्स देते हैं, किसको 3 और 4 को। ठीक है, तो जैसे ही पाई प्लस अल्फा पे आप इसको जैसे ही पल्स देंगे ये शॉर्ट हो जाएगा, जैसे ही ये शॉर्ट होगा यहां का Vs यहां आ जाएगा है ना, और यहां भी आ जाएगा Vs, और 0 और Vs, यहां 0 है, यहां Vs है, तो T1 हो जाएगा रिवर्स बायस Vs से, T1 हो जाएगा रिवर्स बायस Vs से, और पाई प्लस अल्फा से लेकर के ये Vs मतलब एक बैक इस पे इतना वोल्टेज आएगा, उसके बाद फिर ये ऐसे, सही है। ठीक है, T2 को देखते हैं। T2 अब जैसे यहाँ Vs आया है ना, अब देखिए जरा, यहाँ Vs आया और इधर सब ओपन है तो यहाँ Vs है तो यहाँ भी Vs और यहाँ भी Vs। पहले T4 को देख लीजिए, यहाँ Vs आ गया, ये Vs है, जैसे पहले केस में T2 के साथ हुआ वही अब T4 के साथ हुआ। यहाँ Vs है तो यहाँ Vs आया है ना, और यहाँ Vs आया, यहाँ 0 है तो ये फॉरवर्ड बायस तो है ही, और उसी टाइम पर इसको गेट पल्स भी दिए तो ये तुरंत क्या हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, और शॉर्ट होकर के कंडक्ट करना शुरू करेगा, मतलब T4 तो कंडक्ट करते रहेगा जैसे कि T2 कर रहा था। ठीक है, और T2 जो है वो तो रिवर्स बायस है ही,
और देखिए यहाँ Vs है, जैसे ही ये शॉर्ट होगा यहाँ का वोल्टेज एक बार फिर 0 हो जाएगा, ये Vs होगा, यहाँ ड्रॉप होगा। तो ये जो है T2 ये तो रिवर्स बायस ही रहेगा जैसे था, जैसे पिछले केस में T4 हो रहा था। तो ये तो भाई कुछ इस तरह से, ठीक है, ये हो। अब करंट कैसे फ्लो करेगा? सिंपल, करंट ये यहां से आएगा, इधर से प्लस ऐसे इधर, तो करंट की डायरेक्शन में कोई चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। पहले करंट कैसे फ्लो कर रहा था? ऐसे, जब यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे। अब जब पोलैरिटी पलट गई तो करंट का डायरेक्शन इधर से इधर गया, इधर, फिर ऊपर, फिर इधर, फिर इधर, और यहाँ से रिटर्न ऐसे, फिर ऐसे। तो करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, तो आउटपुट वोल्टेज का भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, तो रेजिस्टिव लोड है। मतलब यहां से यहां तक तो 0, फिर उसके बाद सेम पोलैरिटी ही हो जाएगी। ये सेम क्यों आ गया? क्योंकि करंट का डायरेक्शन सेम आ गया। इसी तरह से करंट भी चलेगा आपका, है ना, ठीक है, 2 पाई तक आ गया। अच्छा, VT3 शॉर्ट, समझ आ गई बात? तो 2 पाई तक यही चीज, ठीक है। फिर 2 पाई प्लस अल्फा पे फिर वही होगा जो 0 पे हुआ था, है ना। तो 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा में देख लीजिए कि ये VT1 फिर से क्या होगा, ये होगा, VT2 ऐसे, VT3 ऐसे, और VT4 से रिवर्स, ठीक है। और बाकी फिर आपको सब पता ही है, ये फिर से यहाँ पे इस तरह से चलेगा, है ना, और ये ऐसे 2 पाई प्लस अल्फा से लेकर के आगे बढ़े तो फिर ये कंटिन्यू रहेगा शॉर्ट, फिर ये यहाँ पे इस तरह से ऐसे चला जाएगा, ठीक है। और ये तो वैसे, तो उसके बाद फिर सब कुछ रहेगा। आप यहाँ देख क्या रहे कि आउटपुट वोल्टेज आपको यूनिडायरेक्शनल मिल रहा है डीसी, और इसकी वैल्यू को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं अल्फा को चेंज करके, टाइमिंग फायरिंग एंगल को चेंज करके आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया, ये सब कर्व है। तो इस तरह से प्योर रेजिस्टिव लोड का कुछ इस तरह से काम होता है, और इसी तरह का आरएल लोड के लिए भी है, थोड़ा सा कुछ चेंज है बस। अब जरा देखिए, इसमें कुछ चीजों को पॉइंट आउट करने का जो है, देखिए जरा, T1 का जो सर्किट टर्न ऑफ टाइम है ना, T1 का सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या है? जितने देर वो रिवर्स बायस रहा, यही तो है, ओमेगा TC1। T2 का ये है, T3 का ये है, और T4 का ये पूरा है, ओमेगा TC4, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखिए तो T1 का सर्किट टर्न ऑफ, अगर हम एंगल पूछे तो एंगल क्या निकलेगा? ये है 2 पाई और ये है पाई प्लस अल्फा, है ना, और ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा बोलिए? 2 पाई से यहाँ पाई प्लस अल्फा, यहाँ से यहाँ 2 पाई, तो 2 पाई माइनस पाई माइनस अल्फा, यानी पाई माइनस अल्फा, ठीक है। तो इसमें भी अगर आपको निकालना हो, जो भी अलग अलग क्वांटिटीज हम लोग निकालते हैं, तो उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4 चीज तो याद रखिए, सर्किट टर्न ऑफ टाइम, एवरेज आउटपुट, एवरेज करंट, आरएमएस आउटपुट, आरएमएस करंट, ये चारों तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखिए तो T1 का ओमेगा TC1 जो है, ओमेगा TC1 जो है वो पाई माइनस अल्फा है। ओमेगा TC2 कितना है? TC2 ये पूरा है 2 पाई से पाई, तो ये पाई है। और ओमेगा TC3 अगर देखिए तो TC3 भी पाई माइनस अल्फा ही होगा, ये पाई है अल्फा है, पाई माइनस अल्फा है। और ओमेगा TC4 कितना होगा? ये भी पाई होगा। तो इस तरह से इनका सर्किट टर्न ऑफ टाइम ये है। एवरेज वोल्टेज जब आप निकालेंगे तो 1 अपॉन
इसका टाइम पीरियड कितना होगा, पाई ही होगा, 0 से पाई, उसके बाद अपने आप को ये रिपीट कर रहा है, या यहाँ से चले अल्फा से पाई प्लस अल्फा, है ना। तो इसका टाइम पीरियड पाई होगा 1/पाई, और इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ, 0 से आप पाई कर लीजिए, है ना, 0 से पाई कर लीजिए जैसे भी हो, और आप उस तरह से शो करके निकाल सकते हैं। तो वो सब क्वांटिटीज आपके नोट्स में भी हैं, आप उसमें देख के कर सकते हैं, वो सब कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब पढ़ेंगे एक्चुअल लोड के लिए, जो आपका आरएल लोड होता है उसके लिए, कि आरएल लोड के लिए ब्रिज कन्वर्टर कैसे वर्क करता है। तो आरएल लोड के लिए ये सर्किट है, सर्किट तो सेम है, सिर्फ यहाँ आर है और यहाँ एल है, आर था यहाँ आरएल हो गया, लेकिन ग्राफ में और वेव फॉर्म में काफी परिवर्तन आएंगे, वो देखेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं, सब कुछ वही है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इसके आपको इतना तो ये है, जैसा हमने पिछले में देखा था, कि जैसे ही पॉजिटिव साइकिल शुरू होगा, मतलब ये प्लस और ये माइनस, तो वैसे ही T1 और T2 फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, है ना। अभी हम 0 से अल्फा का वेव फॉर्म नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हमने पहले भी देखा था 0 से अल्फा में क्या हो रहा है, वो वही होगा जो 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा में होगा। तो 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा में जो होगा उसी को हम लोग जस का तस यहाँ बना देंगे, क्योंकि हम लोग जो वेव फॉर्म बनाते हैं वो वहां से नहीं बनाते हैं कि मशीन का स्विच ऑन किया और ये स्विच ऑन किए चल रहा है मशीन, तो उसके बीच के किसी टाइम का उठा के वेव फॉर्म बनाते हैं, है ना। इसलिए 0 से अल्फा का अभी न बना करके 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा वाले में देख करके वहां से बना देंगे। अब जरा देखिए, तो इतना तो है कंफर्म, आपको इतना तो है कि जब हम लोग अल्फा पे T1 और T2 को गेट पल्स देंगे, अल्फा से पहले T1 और T2 फॉरवर्ड बायस होगा, वोल्टेज क्या होगी, T3 T4 रिवर्स बायस्ड होगा, वोल्टेज क्या होगी वो सब देखेंगे बाद में। लेकिन अभी देखिए कि जैसे ही आप अल्फा पे T1 और T2 को पल्स देंगे, गेट पल्स देंगे, वैसे ही दोनों शॉर्ट हो जाएंगे, इतना तो है, शॉर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब देखिए क्या है, जैसे ही ये शॉर्ट होगा ये और ये, जैसे शॉर्ट होगा वैसे ही ये Vs जो यहाँ है ये यहाँ भी आएगा, और T3 के क्रॉस, T3 थारिस्टर 3 के क्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा, रिवर्स बायस में Vs हो जाएगा, ठीक है। करंट यहाँ से ऐसे फ्लो करेगा, इसमें आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर आपका T4 भी रिवर्स बायस है, ठीक है। T4 के क्रॉस क्या वोल्टेज है देख लीजिए जरा, T4 के क्रॉस यहाँ Vs है, तो T4 के क्रॉस भी क्या है, Vs है, जैसा पिछला में हो रहा था, ठीक है। तो T4 के क्रॉस भी क्या है, Vs है, और T2 और T1 शॉर्ट हो गए। तो अल्फा से पाई के बीच में अगर हम पहले T1 और T2 को ही बनाएं, T1 ऐसा और T2 भी अल्फा से पाई के बीच में ऐसा ही रहेगा। अब इधर क्या होगा वो देखेंगे बाद में। T3 अल्फा से पाई में T3 को किसके बराबर होना है, Vs के बराबर होना है ना, क्योंकि यहाँ Vs आ चुका है, ये Vs ये शॉर्ट हो गया, यहाँ Vs आ गया। अब इससे पहले क्या है वो हमको नहीं पता, लेकिन हमको T3 से यहाँ तक का पता है, तो अभी हम यही बना रहे हैं। फाइनल ग्राफ नहीं है ये, फाइनली लास्ट में हम लोग मॉडिफाई करेंगे, अगर कुछ चेंज होगा तो देखेंगे। और सिमिलरली जो T4 है ये भी, ये Vs है यहाँ, है ना, तो Vs रिवर्स बायस में Vs, तो T4 जो है वो भी कुछ इस तरह से अभी बना रहे हैं, बाद में देखेंगे क्या होता है इसमें, ठीक। तो दोनों को रिवर्स बायस में Vs के बराबर बना दिए, और जो यहां से करंट जाएगा, तो जो आउटपुट वोल्टेज है अल्फा से पहले आउटपुट वोल्टेज क्या है वो तो हमको नहीं पता, लेकिन अल्फा पे और अल्फा के बाद पाई तक, अल्फा से लेकर के पाई तक जो Vs होगा वही भी आउटपुट होगा। क्यों? क्योंकि यहां से इधर जा रहा है और बीच में और कुछ भी नहीं है, इस सबके ड्रॉप को नहीं लेते हैं, तो जो Vs होगा वही V नॉट होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये Vs अगर है, छोटा सा Vs भी हो,
ये Vs अगर है तो ये कुछ इस तरह से। लेकिन अब प्रॉब्लम आएगी किसकी? करंट की। जो आउटपुट करंट है वो पहले चाहे जो भी हो वो एकाएक बढ़ के इतना नहीं होगा क्योंकि इंडक्टर है। तो ये जो है, ये अगर हम इसको इस तरह से लें, ये धीरे धीरे बढ़ेगा, इसकी मैक्सिमम कहीं आएगी। अब देखिए, जब तक करंट इस इंडक्टर से इंक्रीजिंग है, जब तक करंट इंडक्टर से, ये डिस्कस हम लोग कर चुके कई बार, जब तक करंट इससे इंक्रीजिंग है, इसके क्रॉस वोल्टेज ये, इसका तो परमानेंट यही है, लेकिन इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ये है जब तक करंट बढ़ रहा है। और जब करंट घटना शुरू होगा, जब करंट घटना शुरू होगा तब इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी कुछ इस तरह से, है ना, तब इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, करंट घटने लगेगा। अब देखिए, पाई पे सप्लाई वोल्टेज 0, तो सप्लाई वोल्टेज अगर 0 है तो आउटपुट वोल्टेज को भी 0 होना है ना, तो आउटपुट वोल्टेज को भी 0 होना है, वो तो ठीक है, लेकिन करंट तो 0 नहीं हुआ, करंट तो यहां पर कुछ है, और करंट का एक 0 होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि इंडक्टर है। तो इंडक्टर क्या करेगा? अपने करंट के पाथ को कंटिन्यू रखेगा। मतलब ये जो करंट का डायरेक्शन है, ये जो इधर से इधर जा रहा है, यहां से ऐसे, ये इसको कंटिन्यू रखेगा, यहां से ऐसे जाएगा, फिर ये इधर, फिर ये इधर, फिर ये इधर, 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 ये जो है इसको कंटिन्यू रखेगा इंडक्टर, है ना। तो ये कंटिन्यू रहेगा, मतलब करंट घट रहा है, धीरे धीरे घटेगा, मतलब, लेकिन इस टाइम पे आउटपुट वोल्टेज 0 है, यहाँ का वोल्टेज 0 है, तो ये पूरा भी 0 होगा। तो उसका मतलब क्या है कि जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उतना ही वोल्टेज किसका है? इंडक्टर का है, अपोजिट पोलैरिटी में, तभी तो ये टोटल 0 है। खैर, ये चीज देख चुके हैं। अब पाई के बाद, पाई के जस्ट बाद इसकी पोलैरिटी चेंज होगी, नीचे प्लस ऊपर माइनस। जैसे ही इसकी पोलैरिटी चेंज होगी वैसे ही T3 और T4 फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, क्योंकि T3 को भी प्लस मिल रहा है, पॉजिटिव को P, जो पॉजिटिव है ये P से कनेक्टेड है, और T4 का जो नेगेटिव है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो T3 और T4 फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। उसी के साथ जो आपकी T2 और T2 और T1 यहाँ पर है, और कंडक्शन चल रहा है, करंट एक बैक 0 नहीं होगा, कंडक्शन चलेगा, है ना, कंडक्शन चलेगा। और ध्यान से समझिए कि चूंकि अब पाई के बाद की बात कर रहा हूं, पाई के बाद देखिए, सोचिए जरा कि पाई के बाद करंट का डायरेक्शन यही है, करंट ऐसे ही चल रहा है ना, करंट का डायरेक्शन ये है, देखिए करंट का डायरेक्शन ये ऐसे ही है। इसका मतलब है कि निश्चित तौर पे जो इंडक्टर का वोल्टेज है वो इससे बड़ा है, इंडक्टर का वोल्टेज इससे बड़ा है, तभी तो ये इधर से सप्लाई करवा दे रहा है, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज जो है वो भी बढ़ रहा है धीरे धीरे, है ना, ये बढ़ रहा है, ठीक है, और ये डिक्रीज हो रहा है, तो इसकी वैल्यू है, तो ये जबरदस्ती इस सोर्स के थ्रू करंट को फ्लो करवा रहा है, ठीक है। लेकिन करंट का तो ठीक है, आउटपुट वोल्टेज का सोचते हैं। अब जो आउटपुट वोल्टेज है V आउटपुट, उसको KVL के हिसाब से तो हमेशा Vs के बराबर होना है कि नहीं, इसको हमेशा तो Vs के बराबर होना है, ठीक है। तो Vs जो है, Vs तो आपका इस पीरियड में निगेटिव है, तो V आउटपुट भी अपना जो इसका साइन है यहाँ प्लस माइनस, उसके कंपैरिजन में निगेटिव होगा, क्योंकि V आउटपुट को हमेशा Vs के बराबर होना है, Vs पलट गया तो V आउटपुट भी पलट जाएगा, है कि नहीं। यानी V आउटपुट जो है, आप अगर पिछला वीडियोस देखे हो तो आप इसको लिंक कर सकते हैं कि हाँ, जैसा पहले हो रहा था, चाहे हमने हाफ वेव में देखा, चाहे मिड पॉइंट में देखा, सेम चीज दर्शाई हो रहा है RL के लिए। तो यानी कि V आउटपुट की वैल्यू निगेटिव में जाएगी, करंट भी धीरे धीरे घटेगा। अच्छा, ठीक है, यहाँ तक चलते हैं, हम लोग अभी पाई प्लस अल्फा तक पहुंच रहे हैं। VT1, भाई VT1 तो सॉर्टेड है, इसको तो सॉर्ट करके रखे हुए है ना, तो VT1 सॉर्टेड रहेगा,
VT2 को भी सॉर्ट करके रखे हुए हैं, तो VT2 भी सॉर्टेड रहेगा। लेकिन तो T1, VT1 और VT2 के बाद अब आइए देखते हैं VT3 और VT4 को। तो VT3 जो है, ये देखिए यहाँ का वोल्टेज यहाँ के वोल्टेज के बराबर होगा, और ये वोल्टेज कितना है, Vs है। ये 0 वोल्ट हो गया है यहाँ पे, और यहाँ पर ये कितना हो गया, Vs हो गया है ना। तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, Vs होगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इसलिए क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस। तो VT3 क्या होगा, Vs के बराबर। तो VT3 कुछ इस तरह से चलेगा। VT4, अब देखिए यहाँ वोल्टेज Vs है, इसका मतलब यहाँ भी Vs है, यहाँ भी Vs है, तो VT4 भी Vs के ही जैसा है, कुछ इस तरह से। तो ये आपने समझा कि पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में क्या क्या चीजें हुई। अब पाई प्लस अल्फा पे हमने अगर इसको और इसको पल्स दे दिया, इसको और इसको अगर पल्स दे दें, तो सप्लाई से, क्योंकि ये करंट भी घट गया है, इंडक्टर की एनर्जी भी कम हो गई है, तो अगर हम इसको पल्स दे दें तो सप्लाई से एक रास्ता बनता है ऐसे, है ना, ठीक है। और देखिए सप्लाई से एक रास्ता ऐसे बन रहा है, तो जैसे ही, और चूंकि इंडक्टर की भी एनर्जी काफी डिक्रीज हो चुकी है ना, इसलिए जैसे ही आप पाई प्लस अल्फा पे आप पल्स देंगे, वैसे ही ये आपका हो जाएगा शॉर्ट, और ये आपका हो जाएगा शॉर्ट, और अब करंट का फ्लो इधर से होने लगेगा, और जैसे ही यहाँ पर ये हुआ, वैसे ही यहाँ का जो, क्योंकि इधर से सप्लाई जैसे शॉर्ट हुआ, इधर से सप्लाई जैसे ही जाने लगेगी, ये T1 और T2 आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस होकर के ओपन हो जाएगा। पहले तो इंडक्टर इसको जबरदस्ती करवा रहा था, उसकी एनर्जी अपना डिलीवर करना था, और सोर्स ये चूंकि ये और ये चूंकि रिवर्स बाइस थे, सॉरी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में थे, इसलिए सोर्स इधर से करंट भेज नहीं पा रहा था, है ना, और कम भी था, सोर्स की वैल्यू कम भी होगी इससे, तभी इधर से करंट दे रहा है। लेकिन आप ऐसा समझिए, जैसे ही इसकी वैल्यू बढ़ी इससे, वैसे ही हमने पल्स दिया, इसको और इसको, ये दोनों शॉर्ट हुए, और करंट को एक रास्ता मिला इधर से ऐसे ऐसे, यहाँ जैसे ही Vs आएगा पॉजिटिव, इसके नेगेटिव से ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस हो जाएगा। रिवर्स बाइस तो ये हो ही गया था, जैसे ही Vs पलटा वैसे ही T1 और T2 दोनों रिवर्स बाइस हो गए, क्योंकि ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कनेक्टेड हो गया। लेकिन ये जबरदस्ती कंडक्शन मोड में था इंडक्टर के कारण, और जैसे ही करंट का एक दूसरा रास्ता मिला, ये रिवर्स बाइस हो गया। सिमिलरली ये भी रिवर्स बाइस हो गया, नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया। करंट का रास्ता क्या हुआ, इधर से जाएगा इधर, इधर, ये तो ठीक ही है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर और इधर, करेक्ट। तो करंट का जो रास्ता है वो सेम है, ठीक है ना, लेकिन लेकिन करंट जो घट गया था, अब फिर से करंट बढ़ने लगेगा। क्यों बढ़ने लगेगा, इसलिए बढ़ने लगेगा क्योंकि अब सोर्स जो है सप्लाई दे रहा है ना, तो करंट एक बार फिर से यहाँ से इंक्रीज होना अपना स्टार्ट, और फिर से ये चलेगा सिलसिला। और जो वोल्टेज है उसको देखें, V आउटपुट को तो Vs के बराबर होना है। अब क्या है कि यहाँ के बाद जैसे ही करंट इंक्रीज होना शुरू हुआ, जैसे ही करंट इंक्रीज होना शुरू होगा, यहाँ का वोल्टेज एक बार फिर से पलट जाएगा इंडक्टर का। कोई करंट इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, तो अब रिजल्टेंट वोल्टेज V आउटपुट फिर से आपको इसी डायरेक्शन में मिलेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। इस पाई से पाई प्लस अल्फा में क्या हुआ था कि ये चूंकि पलटा हुआ था और ये अपनी करंट दे रहा था, सोर्स को एनर्जी को डिलीवर कर रहा था। इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू इससे ज्यादा थी, और चूंकि V आउटपुट और Vs को सेम होना था, इसलिए क्या था कि ये V आउटपुट और Vs भी निगेटिव था, V आउटपुट भी निगेटिव था। मतलब आप ये कह सकते हैं कि उस समय ये माइनस है, ये प्लस है,
तो ये भी कुछ माइनस प्लस इस तरह से हो गया था, है ना। क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों को सेम रहना है और ये इस तरह से पलटा हुआ है इंडक्टर का वोल्टेज, ठीक है। जब पाई प्लस अल्फा पे जब हमने इधर से इनको पल्स दिया, करंट इधर से बढ़ना, करंट जैसे ही बढ़ना शुरू होगा ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और एक बार फिर से यहाँ का वोल्टेज ये माइनस प्लस इस तरह से हो जाएगा और ये जो वोल्टेज है ये पलट के, मतलब ये निगेटिव ना होकर के अब कैसा हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से चलेगा, ठीक है। ये पलटा कैसे, तो वही हम बता रहे हैं आपको कि आप ऐसे भी देखिए तो ये पॉजिटिव से इधर से जा रहा है, ऐसे पलट के भी देखेंगे तो ये वही दिखेगा आपको। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि जैसे ही पाई प्लस अल्फा पे आपने इसको पल्स दिया वैसे ही करंट बढ़ना शुरू हुआ। करंट जैसे ही बढ़ना शुरू हुआ तो यहाँ पर तो प्लस माइनस रहेगा ही, ये भी प्लस माइनस हो गया और ये प्लस माइनस हो गया तो उसका मतलब टोटल का वोल्टेज यही आ गया, ऊपर प्लस नीचे माइनस, जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, जो हमारा पॉजिटिव पोलैरिटी उसी में वोल्टेज मिलेगा, इसलिए ये पलट गया। उससे पहले ये निगेटिव क्यों था, क्योंकि उससे पहले यहाँ का वोल्टेज था माइनस, यहाँ का प्लस, है ना। तो ये टोटल जो था वो भी माइनस और यहाँ पे इस तरह से प्लस था, ठीक है। तो इसके कारण ये पलटा हुआ था। लेकिन अब करंट के इंक्रीज होने के साथ प्लस माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो थोड़ा सा आपको एक दो बार देखना पड़ेगा, पिछला भी देखना पड़ेगा, तब जा करके थोड़ा सा इसमें होगा आपको। खैर आगे का कहानी सब कुछ वैसा ही है, यहाँ पर भी फिर वैसे ही होगा, ये नीचे जाएगा, फिर ये ऐसे होगा, बिल्कुल सारा कुछ वैसे ही। अब देखिए जो 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा का जो चीज है सेम चीज होगा कहाँ, 0 से अल्फा का, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और ये फिर उसी तरह से करंट उसी तरह से, यानी यहाँ पर भी ये करंट 0 नहीं, कुछ वैल्यू से स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा अब जरा देखिए इधर तो हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं, VT1 VT2 में देखिए पाई प्लस अल्फा पे VT1 रिवर्स बायस हो जाएगा VS से, है ना, तो ये कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे 2 पाई से 2 पाई के बाद 2 पाई के बाद एक मिनट देखिए 2 पाई तक ये ऐसे कंडक्शन होता रहेगा 2 पाई तक। 2 पाई के बाद 2 पाई के बाद वोल्टेज तो पॉजिटिव हो गई, है ना, ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन फिर वही बात है, ये पॉजिटिव हो गया, है ना, लेकिन जो आउटपुट वोल्टेज है, अच्छा ये पॉजिटिव हो गया, करंट उसी डायरेक्शन में जाना चाहता है, तो करंट क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में जबरदस्ती इनको चलाता रहेगा, पावर डिलीवर करता रहेगा। तो ये जो T3 है जो कि इस पीरियड में शॉर्ट हुए थे, T4 जो इस पीरियड में शॉर्ट हुआ तो वो कंटिन्यू रहेगा, और T1 और T2 जैसे ही यहाँ प्लस आएगा T1 फॉरवर्ड बाइस और T2 भी फॉरवर्ड बाइस, तो T1 फॉरवर्ड बाइस और T2 भी इस पीरियड में रिवर्स बाइस है। क्यों? क्योंकि T2 को देखिए इस पीरियड में रिवर्स बाइस तो है ही ना, VS यहाँ पर है, और ये भी जैसे ही यहाँ वोल्टेज प्लस होगा और यहाँ 0 होगा, यहाँ VS होगा, तो वैसे ही ये जो आपका T2 है ये भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा VS के साथ। तो VT2 VT1 तो यहाँ आप देख ही रहे VS, VT2 भी VS के बराबर होगा। कैसे कि आप देखिए जो VT2 है यही ना है, VT2 है, यहाँ का वोल्टेज VS है तो यहाँ का भी क्या होगा, VS ही होगा, तो ये VT2 भी इस तरह से होगा, उसके बाद फिर ये शॉर्ट होगा, फिर ये चलेगा काम, यानी कि यहाँ पर कुछ इस तरह का और यहाँ पर कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। और 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा में ये भी शॉर्ट, ये भी शॉर्ट, यहाँ पर जैसा वैसा यहाँ, और उसके बाद फिर ऐसा, और फिर ये इस तरह से। तो मेन जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है रेजिस्टिव लोड के लिए और आरएल लोड के लिए वो दो है, एक तो करंट कंटिन्यूअस मिल रहा है लोड को, और दूसरा वोल्टेज कुछ देर के लिए निगेटिव भी होता है। ऐसे तो पॉजिटिव है लेकिन कुछ देर के लिए वोल्टेज यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ देर के लिए वोल्टेज क्या है, निगेटिव है।
अच्छा, एक और चीज भी आप देखिए कि आरएल लोड के लिए सभी थायरिस्टर का टर्न ऑफ टाइम सेम हो गया, पिछले बार चेंज था। यहाँ देखिए, अगर हम टर्न ऑफ टाइम देखें T1 का, तो T1 का टर्न ऑफ टाइम क्या है, यही है ना, ठीक है। ये कितना होगा, 2 पाई पाई माइनस अल्फा। T2 का देखिए, T2 का भी क्या होगा, पाई माइनस अल्फा। T3 का देखिए, पाई माइनस अल्फा। T4 का भी पाई माइनस अल्फा। तो सबका टाइम पीरियड सेम है। मेन इसकी वर्किंग को समझना है ताकि आप खुद से इसको लिख सकें। तो वर्किंग में आप केस वाइज लिख सकते हैं, केस 1 में क्या हुआ, फिर केस 2 में। वर्किंग को अगर समझ गए कि भाई सबसे पहले जो है जो आपका अल्फा से पाई में है, अल्फा से पाई में T1 और T2 फॉरवर्ड वाइज होकर शॉर्ट होंगे, कंडक्ट करेंगे, लोड को सप्लाई करेंगे, और उसी पीरियड में T3 और T4 आपके रिवर्स वाइज रहेंगे, ठीक है ना। फिर करंट एकाएक नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। वो घटेगा जब, जितने देर में घटेगा उतने देर में वोल्टेज नेगेटिव रहेगा। फिर उतने देर तक जबरदस्ती T1 और T2 को शॉर्ट किया रहेगा, और T3 और T4 फॉरवर्ड वाइज रहेंगे। उसके बाद फिर वही चीज चलती रहेगी। कहानी सब सेम है। अगर आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें तो कन्वर्टर्स की जहां तक बात है, एवरीथिंग इज सिमिलर। बस आप एक पैटर्न को पकड़ लिए तो उसको आप पकड़ के सारा डिस्क्राइब कर सकते हैं। खैर, तो यहाँ पे आपका आरएल लोड कंप्लीट हुआ, ठीक है। और बाकी आप जानते हैं सारा जो पैरामीटर निकालना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 3 फेज ब्रिज कन्वर्टर। लेकिन आई थिंक आज काफी टाइम हो गया है, अब ज़्यादा आपके दिमाग में भी नहीं घुसेगा, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। 3 फेज ब्रिज कन्वर्टर है टॉपिक, लेकिन एक्चुअली क्या है कि एकाएक अगर हम आपको 3 फेज ब्रिज कन्वर्टर पढ़ाएं तो बड़ा मुश्किल होगा समझने में, और जल्दी भी पढ़ाना है। इसलिए हम आपको पहले 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर, पहले तो 3 फेज हाफ वेव आपको रेक्टिफायर पढ़ाना होगा, फिर कॉमन कैथोड कनेक्शन, कॉमन एनोड कनेक्शन, सिंपल है, छोटा छोटा है। उसके बाद 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर, और उसके बाद आप 3 फेज ब्रिज फुल्ली कंट्रोल रेक्टिफायर पढ़ पाएंगे। तो अगले क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।